हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 समय की शुरुआत से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो है पहले पार्ट जो है 3 पार्ट पहले ही पब्लिश हो चुका है और आज हम लोग 4th पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि जो एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी की बुक है क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड का, इसका जो है एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस चैप्टर को आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग जो है कि मानव के क्रमिक विकास का जो है आधुनिक मानव के जो है पूर्वज उसको पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम लोग आधुनिक मानव के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले क्या है कि जो इसमें यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, तो इस चार्ट को हम लोग पहले स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मानवों का प्राचीनतम जीवाश्म है, सबसे पहले कहाँ और कब मिला था। तो सबसे पहला जो है मानव का जीवाश्म जो है मिला है वो है इथियोपिया के ओमो किबिस जगह से, और ये कितना पुराना है, 1,95,000 से 1,60,000 वर्ष पुराना है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के बॉर्डर गुफा द केल्डर्स और क्लासिक नदी के मुहाना से लगभग 1,20,000 से 50,000 वर्ष पुराना जो है जीवाश्म मिला है। मोरक्को के दारे सुल्तान से 70,000 से 50,000 वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। वहीं इजराइल के कफजे स्कूल से जो है 1,00,000 से 80,000 वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। ऑस्ट्रेलिया के मुंगो लेक या मुंगो झील से 45,000 से 35,000 वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। और बोर्नियो के निया गुफा से 40,000 वर्ष पुराना जो है जीवाश्म मिला है। फ्रांस के क्रो मैग्नन लेस आइजीज के पास से 35,000 वर्ष पुराना मानव का जीवाश्म मिला है। तो आगे बढ़ते हैं कि इस चार्ट में क्या है कि जब इस चार्ट को हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि जो होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में जो सबसे प्राचीनतम एविडेंस है वो हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिला है। और इससे क्या क्वेश्चन उठता है कि जो मानव उत्पत्ति का केंद्र है, जहाँ से सबसे पहला मानव बनना शुरू हुआ था या फिर इनका उद्भव हुआ था, वो कहाँ था और क्या ये केंद्र एक ही था या फिर अलग अलग जगह में था। तो आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ और इस विषय पर 2 मत जो है वो प्रचलित है और दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। इसमें से पहला मत जो है वो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, जिसे कंटिन्यूटी मॉडल को है मानता है और जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और दूसरा मत जो है वो प्रतिस्थापन मॉडल, जिसे रिप्लेसमेंट मॉडल का समर्थन करता है और जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। और यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य जो है एक ही स्थान पर पैदा हुआ। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ और इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है और इसी दृष्टिकोण के समर्थन में जो है बोलने वाले के अनुसार जो है ये उपयुक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसी समुदाय में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण है। आगे हम लोग समझेंगे कि प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता का जो मॉडल है वो क्या है। तो इसमें क्या है कि प्रतिस्थापन मॉडल में ये कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान जो है पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया। और इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र जो है शारीरिक जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग ये तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य जो इथियोपिया में के ओमो स्थान पर मिले हैं वो क्या है, प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो इथियोपिया में ओमो स्थान पर जो आधुनिक मानव का जीवाश्म मिला है वो किसका, प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करते हैं। लेकिन क्या है कि इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंततः वहीं स्थायी रूप से बस गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसमें से अच्छे से समझाया गया है कि यह प्रतिस्थापन मॉडल है और ये क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या क्या है। तो उसके पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि अपमार्जन का क्या अर्थ है, कि अपमार्जन से तात्पर्य जो है कि त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने को क्या कहते हैं, अपमार्जन कहते हैं। कि आदि मानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं और देखते रहे हैं कि महाद्वीपों के आर पार के लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया है।
लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो इसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है? आदिकालीन मानव जो है कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे कि गैदरिंग जिसे संग्रहण कहते हैं, शिकार या हंटिंग, और अपमार्जन जिसे स्कैवेंजिंग कहते हैं। और मछली पकड़ना फिशिंग भी एक जो है भोजन जुटाने का एक तरीका था। तो संग्रहण की क्रिया में क्या होता था कि पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियां, बेर, फल एवं कंद मूल इकट्ठा करना ये शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिले हैं, पर पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ ही है। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका जो है दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधे से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन भी है। इस प्रक्रिया में जो है कार्बनीकरण या कार्बनाइजेशन हो जाता है, और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह जाते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाल के वर्षों में शिकार शब्द जो है विद्वान के लिए चर्चा का विषय बना रहा, और अब आधिकारिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा कि आदिकालीन होमिनिड जो है अपमार्जन या रसदखोरी, जिसे स्कैवेंजिंग या फोरेजिंग कहते हैं, के द्वारा उन जानवरों के लाशों से मांस मंजा खुरच कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। यह इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों, चूहे, छुछुंदर जैसे कृंतकों, पक्षी और उनके अंडों, सरीसृपों, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी खाते थे। और शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना जो साक्ष्य है, 2 स्थलों से मिला है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब सबसे पहले जो शिकार है और वध करने का पुराना जो सबसे एविडेंस है, वो कहाँ से मिला है? दक्षिणी इंग्लैंड के बॉक्स ग्रोव से। कहाँ से? बॉक्स ग्रोव से। और 5 लाख साल पहले जो है जर्मनी के सोनिंजन से मिला है। और 4 लाख साल पहले का देखिए कि बॉक्स ग्रोव से 5 लाख साल पहले, और जर्मनी के सोनिंजन से 4 लाख साल पहले का जो है एविडेंस मिला है। मछली पकड़ने भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, और जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछलियों की हड्डी का मिलने का पता चलता है, लगभग 35,000 पुरुष मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे ही स्थल, जैसे कि नदी के पास दोलनी वेस्तोनाइस, जो कहाँ है? चेक गणराज्य का एक जगह है, यहाँ पे इस मानचित्र में देख सकते हैं, यह है दोलनी वेस्तोनाइस। तो वहां से क्या है कि सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। और रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे, तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। और इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में, उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों के बारे में भी जानते थे। तो क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थी? वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी हम ऐसे अनेक समाज है जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनमें स्त्री और पुरुष जो है भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। लेकिन जैसा कि हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि अतीत के साथ सदैव समानांतर तुलनाएं संभव नहीं है। तो यहाँ पे एक मानचित्र है ना? इसमें आप देख सकते हैं कि जर्मनी के में जो ये हिडेलबर्ग जगह है, और ये जो है जर्मनी का सोनीजन घाटी है। वहीं पे ये यूनाइटेड किंगडम का है बॉक्सग्रोव और स्वान्सकोम्ब है, और ये फ्रांस का लेक्सकॉक्स, अल्टामीरा, टेरा अमाटा, ये सब जगह से है कि प्राचीन मानव के जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। और हम लोग क्या पढ़े कि बॉक्सग्रोव और सोनीजन घाटी से तो हमें क्या है कि शिकार के भी एविडेंस मिले हैं। प्रारंभिक मानव जो है पेड़ों से गुफाओं और खुले स्थलों पर आवास, मतलब वो किस जगह पे रहते थे, अब उनके आवास के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना, और एक उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। फॉर एग्जाम्पल कि केन्या के किलम्बे नामक जगह और ओलोर्जे साइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्तकुठार मिले हैं। ये औजार जो है 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं।
ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? और यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ लोग बार-बार आते रहे और ऐसे क्षेत्रों पर क्या है कि ऐसे क्षेत्रों में लोग जो है शिल्प कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्प कृतियाँ मिलती है और ये क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं। जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था, वहाँ ऐसे शिल्प कृतियाँ कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई है। यहाँ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि एक ही क्षेत्र में जो है होमिनिड और अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। तो ये जहाँ पे एक रेखा चित्र दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता था। कि यहाँ से अगर प्रवेश है तो यहाँ से क्या है कि होमिनिड पत्थर और हड्डियाँ जमा करते थे, मांसभक्षी भी अपनी हड्डियाँ जमा करते थे। कुछ होमिनिड जो है पेड़ों पर रहते थे और फिर होमिनिड जो है पत्थर और हड्डियाँ निष्कासित करते थे और फाइनली यहाँ से जाकर ये निकास हो जाता था। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि बाएं तरफ जो है कि ओलोर्जे शैली का उत्खनित स्थल का एक चित्र है। इसमें क्या है कि खननकर्ता लुइस लीकी और मेरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित ये जो चित्र है यहाँ पे लुइस लीकी और मेरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित स्थल को जो है चारों तरफ से संकरी पगडंडी का पुल बना दिया। लुइस लीकी और मेरी के घटना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो ऊपर एक और जो चित्र है उसमें क्या है कि प्राप्त हस्त कुठारों सहित अन्य औजारों की एक नज़दीकी तस्वीर दिया हुआ है। शिल्प कृतियाँ क्या होती है? शिल्प कृतियाँ आर्टिफैक्ट कहते हैं कि मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। इसमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती है, जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र आदि। जो पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका यह सुझाव है कि पूर्व होमिनिड भी होमो हैबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे और अलग-अलग स्थानों पर सोते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते थे। तो यहाँ पर कई प्रश्न उठते हैं कि यहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसे पहुँची होंगी और यहाँ पत्थर कैसे पहुँचेंगे या हड्डियाँ अक्षुण्ण ही रही होंगी। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे और 4 लाख वर्ष पूर्व से 1,25,000 वर्ष पूर्व तक पहले के गुफाओं और खुले निवास क्षेत्रों का जो है प्रचलन शुरू हो गया था और इसका साक्ष्य यूरोप के पुरास्थलों में मिला है। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट की गुफा की दीवार जो है को 12 गुना 4 मीटर के आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है, जिसके अंदर जो है चूल्हे और भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, वनस्पति बीज, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियाँ जैसे कि ट्राउट, पर्च और कार्प के जो है साक्ष्य मिले हैं। एक और पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास-फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ और सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। केनिया के चेसुवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वाट क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। तो क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लग गई आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि के जलने के परिणाम है? और क्या ये एक सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? इसके बारे में हम सटीक रूप से नहीं जानते हैं। तो दूसरी ओर चूल्हे जो है आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक है। इसके कई फायदे थे, जैसे कि नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था और इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में जो है आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में या फिर शल्क निकालकर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग जो था खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था। अब क्या है कि प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण कैसे करते थे? तो सर्वप्रथम ये याद रखना उपयोगी है कि औजारों का इस्तेमाल जो है औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार जो होता है कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें स्वयं बनाते हैं। हालांकि मनुष्यों के औजार बनाने के कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में या फिर दूसरे जीवों में नहीं पाई जाती है। कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग संभव हुआ है और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। इसके अलावा मानव जिस प्रकार के औजार बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, उनमें से अधिक है स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और वानरों में जो है इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहा है।
पत्थर के औजार बनाने और उनके इस्तेमाल किए जाने का जो है सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है इथियोपिया और केन्या के पूरा स्थलों से प्राप्त होता है। तो ये दो जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे पुराना एविडेंस जो है, पुराना साक्ष्य मिला है किस चीज़ का, औजार बनाने का, कहाँ कहाँ से मिला है, इथियोपिया और केन्या में मिला है। और यह भी संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हम लोग जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो उस प्रकार के जो मानव थे उन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम ये नहीं जानते कि काम पुरुषों और स्त्रियों अथवा दोनों मिलकर किया जाता था। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ही होते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास प्रकार के औजार बनाती है और इस्तेमाल करती रही होंगी। और लगभग 35,000 वर्ष पहले जो है जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ, और इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेंकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ना, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य जो है लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई थी। इन नुकीले ब्लेडों से ही हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना जो है वो संभव हो गया। तो यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि एक भाला प्रक्षेपक का यंत्र किस प्रकार का था। तो इसके हत्थे पर की गई यहाँ पर जो है ये नक्काशी भी की गई थी। और भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी जो है अधिक लंबी दूरी तक भाला फेंकने में सफल भी हुए हैं। तो क्या आप इस औजार का कोई और लाभकारी उपयोग बता सकते हैं? यहाँ पूछ रहा है, तो आप बताइए कमेंट में। तो यहाँ पे ये नक्काशी है। यहाँ पे पंच ब्लेड तकनीकों के कुछ चित्र दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। संप्रेषण एवं संचार के माध्यम के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा और कला का किस तरह विकास हुआ। तो जीवित प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। होमिनिड भाषा के अंग विक्षेप यानी कि हाव भाव जो थे, या हाथों का संचालन, हिलाना, ये सब शामिल था, यानी कि इशारों में जो वो बात करते थे। और उच्चारित भाषा के पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। तो उच्चारित भाषा में सबसे पहले जो है कि किसी चीज़ को आ, जैसे गूंगा लोग बात करता है ना, कि कोई अ शब्द का ही उच्चारण कर सकता था, है ना। और मनुष्य की वाणी का प्रारंभ जो है संभवतः आह्वान या बुलाओं की क्रिया से हुआ था, जैसे कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा, और धीरे धीरे यह ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि जो होमो हैबिलिस के मस्तिष्क की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा, और इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। और मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था, और इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। एक तीसरा सुझाव यह भी है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई, और उच्चारित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रांस में स्थित जो है लैस कॉक्स और सौवे जो है उसकी गुफाओं में क्या है, और स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई है, और जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गई होगी। इनमें गौरों, घोड़ों, साकिन, हिरणों, मैमथों यानी विशालकाय जानवरों, गेंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बगों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। तो क्या है कि उदाहरण स्वरूप इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों है जबकि अन्य हिस्सों में क्यों नहीं, और कुछ खास जानवरों को ही क्यों चित्रित किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं, और पुरुषों को अकेले अलग अलग और समूहों में चित्रित किया गया है जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों, केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं क्यों, जानवरों के समूह को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया है जहां आवाज़ अच्छी तरह पहुंचती थी।
और क्या है कि इन प्रश्नों के जो अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं और उनमें से एक यह है कि चूंकि जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ जो है धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोने से जुड़ी हुई होती थी। और शायद चित्रकारी इसीलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। और दूसरी स्पष्टीकरण ये दिया गया कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी, जहाँ लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है कि वहाँ ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते थे अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हो। और ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हो। तो यहाँ पर एक चित्र है, इसको आप देख सकते हैं और इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि उत्तरी स्पेन में अल्टामिरा के गुफा में चित्रित एक गौर यानी एक जंगली बैल का चित्र है। तो इसमें क्या खास है कि अल्टामिरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है और अल्टामिरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की ओर मार्सिलिनो सैंज दी साउतोलो का ध्यान उनकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। तो मार्सिलिनो जो था कौन थे, एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन आर्कियोलॉजिस्ट थे और उनकी जो एक नन्ही सी बेटी थी गुफा में इधर उधर दौड़ और खेल रही थी। जब उसके पिता गुफा के फर्श पर खुदाई कर रहे थे तो अचानक मारिया की नज़र जो है छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। तो वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। और एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, परंतु तुरंत ही उन्हें इसका एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियाँ बनी हुई हैं जिसमें रंग के बजाय किसी प्रकार की पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। फिर तो उसके मन उमंग से इतना भर उठा कि वो हतप्रभ हो गए और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि वे चित्रकारियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि ये उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। यहाँ पर है कि आदिकालीन समाजों के बारे में जो ऊपर विवरण दिया गया है वो अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है और जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय में कहा गया है कि शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज जो है आज भी मौजूद है। तो क्या हम आज के शिकारी संग्राहकों के जीवनों से पुराने समाजों के बारे में कुछ जान और सीख सकते हैं? और इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे कि अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ जो है प्रारंभिक संपर्क किस तरह हुआ। तो यहाँ पर है कि अफ्रीका के जो कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 के एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ था। तो इसमें उस व्यक्ति के मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया गया है। किसने क्या कि कुंगसेन जो है एक शिकारी संग्राहक समाज था और इसमें क्या है कि 1870 में जब इनके साथ मुलाकात हुआ था तो उसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो क्या है कि सर्वप्रथम जो है जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए हैं। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके आसपास जाते थे तो ये भाग कर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके गाँव मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भाग झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे ये तो अच्छी बात है कि ये लोग हमसे डरते हैं, ये कमज़ोर है और हम आसानी से उस पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। तो यहाँ पर है कि एक टर्म है कि मानव विज्ञान को इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं और एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे एक आर्टिकल है हादजा जनसमूह के बारे में कि हादजा जनसमूह कौन थे और क्या था उनके बारे में ये दिया हुआ है कि हादजा जो है शिकारियों और संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी, एक खारे पानी का विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और चट्टानी है और जहाँ का घास जो है सवाना, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है। एकासिया मतलब बबूल के पेड़ों की जो है वहाँ पे बहुतायत है। लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती थी। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे, जिराफ, जेबरा, वाटरबग, हिरन, चिंकारा, खाकदार, जंगली सुअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घे जितने आम हैं उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली जिसे पोर्कुपाइन कहते हैं, खरगोश, गीदड़, कछुए और अनेक प्रकार के जानवर हैं। हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता है। जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं वहाँ निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबाब पेड़ के फल आदि जो साधारण
दर्शकों को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते। जलाभाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है, लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सूंडियों को चाव से खाया जाता है, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती और मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में यह स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हालजा लोग ये समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। और देश के कुछ हिस्सों में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हालजा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। पूर्वी हालजा लोग जमीन और उनके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते और कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है और पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल और शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी ले सकता है, और इस संबंध में हालजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अपने इलाके में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हालजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं और संभवतः उनके भोजन का 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। नमी के मौसम में हालजा लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखों के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है या उसका विवरण मानव विज्ञानी एक है जेम्स वुडबर्न नामक, उन्होंने 1960 में अपना एक विवरण दिया था, उसमें प्रकाशित हुआ था। कौन थे? जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेम्स वुडबर्न के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि शिकारी संग्राहक समाज था वो वर्तमान से अतीत की ओर कब लौटा। तो इससे पहले हम लोग एक पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है, कि संजाति वृत्त या एथनोग्राफी किसे कहते हैं। तो एथनोग्राफी में समकालीन निर्जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है और इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज और राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम लोग एथनोग्राफी कहते हैं। तो शिकारी संग्राहक समाज और वर्तमान से अतीत की ओर के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है, हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ है कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का जो उपयोग है सुदूर के अतीत मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। और इस मुद्दे पर इस समय 2 पारस्परिक विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। एक ओर विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्हें आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तत्वों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित है संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान थे और जहाँ ये सूखे के मौसम में आकर रहते थे। और ऐसी ही पद्धति वर्तमान में हादजा और कुंगसन समाजों में ही पाई जाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये महसूस करते हैं कि संजाति वृत्त संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों के समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज और शिकार और संग्रहण के साथ साथ कई और आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा यह समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर है। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वो आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न है। एक अन्य समस्या ये है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दे पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती है और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। स्थितियाँ जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे समाजों में जो स्त्रियाँ भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। संभवतः इसी बात से यह सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में
स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है, और यद्यपि इससे समाजों के अंदर कुछ अंतर है, वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि लाखों सालों तक जो है मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे थे। फिर भी 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। तो क्या होता है कि फिर 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक जो है दुनिया के जो है भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले कुछ लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण का कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने के बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई, और इसके फलस्वरूप जो है जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां जो है अनुकूल हो गई। और साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सुअरों और गधे जैसे जानवरों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहाँ इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। इसके अलावा अब पहले से काफ़ी बड़े जन समुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप से रहने लगे। चूँकि कुछ इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की जो है प्रक्रिया चालू हो गई। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधे जैसे गेहूं, जौ, चावल और मोठ बाजरा, और जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सुअर आदि की जो जानकारी है और उस पर मनुष्य की जो निर्भरता है, जैसे अनेक कारकों ने मिलकर ऐसे परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण पैस्टोरलिज्म का आरंभ हुआ, और ये एक फर्टाइल क्रिसेंट यानी कि उर्वर अर्धचंद्राकार के क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जागरोज पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों में क्या हुआ कि एक स्थान पर पहले से ज़्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया। इसी प्रकार गारे, कच्ची ईंटों और पत्थरों ने भी स्थायी घर बनाए जाने लगे, और ये पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से कुछ है। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन भी प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिसमें अनाज तथा अन्य उपजों को रखा जा सके और खाना पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का भी इस्तेमाल होने लगा, और हल जैसे अन्य उपकरण जो है खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा और रांगा जैसी धातुओं से परिचित हो गए, और मिट्टी के बर्तन बनाने, परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी और अधिक संख्या में लोगों के समूह जो है एक साथ शहरों में रहने लगे। लेकिन क्या हो कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है लेखन कला और शहरी विकास उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, ये चैप्टर जो है इसमें एक और काल रेखा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 360 लाख से 240 लाख वर्ष पूर्व का जो टाइम पीरियड था, उसमें हम लोगों को क्या किया था, नर वानर, प्राइमेट या फिर बंदर जो है एशिया और अफ्रीका में इसका साक्ष्य मिला था। वही 240 लाख वर्ष पूर्व में आदि परिवार यानी कि होमोनाइड, गिब्बन, एशियाई ओरांगुटान और अफ्रीकी बानर जिसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबो, पिग्मी चिंपैंजी आते हैं, इसका साक्ष्य मिला है। 64 लाख वर्ष पूर्व में होमिनाइड या होमिनिड की शाखाओं में विभाजन हुआ है, और 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस के एविडेंस मिले हैं। 26 से 25 लाख वर्ष पूर्व पत्थर के सबसे पहले औजार का एविडेंस मिला है। वहीं 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व जो है कि अफ्रीका का है ठंडा और शुष्क होना, जिसके परिणाम स्वरूप जंगलों में कमी और घास के मैदानों में वृद्धि हुई। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व ही होमो, और 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलस, 18 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस और 13 लाख वर्ष पूर्व में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विलुप्त होने का साक्ष्य मिला है। 8 लाख वर्ष पूर्व में आद्य सेपियंस और होमो हाइडेलबर्गिसिस, और 1.9 लाख से 1.6 लाख वर्ष पूर्व के मध्य होमो सेपियंस जिसे आधुनिक मानव कहते हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। काल रेखा 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य जो है 3 लाख वर्ष पूर्व मिला है। वहीं होमो इरेक्टस का जो है लोप हुआ, यानी कि उसका एविडेंस मिलना बंद हो गया। वो कब मिला है कि 2 लाख वर्ष पूर्व
उनका जो एविडेंस मिला था उसके बाद का नहीं मिला है। स्वर तंत्र का विकास भी 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और नर्मदा घाटी भारत में आद्य होमो सेपियंस की खोपड़ी जो है 2 लाख वर्ष से 1,30,000 वर्ष पूर्व तक का मिला है। वहीं आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 1,95,000 से 1,60,000 के बीच में मिला है और नियंडरथल मानव का प्रादुर्भाव 1,30,000 के बीच का है। चूल्हों का इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य जो है 1,25,000 वर्ष पूर्व मिला है। वहीं नियंडरथल मानवों का लोप जो है 35,000 वर्ष पूर्व हो गया था। आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य जो है 27,000 साल पहले मिला। वहीं सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000 वर्ष पूर्व इसका एविडेंस मिला है। तो ये जो चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसको हम लोग 4 पार्ट में पब्लिश किए हैं और सब जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को है एक एक जो जहाँ जहाँ पे बताया गया कि ये इम्पॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, क्योंकि अंदर से बहुत क्वेश्चंस आता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।